हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका हमारी नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हमारी नई वीडियो का टॉपिक है जो अभी हमारा बीईओ का एग्ज़ाम हुआ है 2020 को, 16 अगस्त 2020 को। तो उसी का हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, उसके आंसर्स आपको टिक कराएंगे। तो इसमें हम सभी जितने भी इसके जीएस के क्वेश्चन हैं उनको जल्दी जल्दी देखते रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेल्सियस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूची ए के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची एक में दिया गया है, ए है उपाधियों का निषेध, बी है धार्मिक अमलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, सी है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और डी है शिक्षा का अधिकार। और हमारी जो सूची दो दी गई है उसमें है एक नंबर पे है अनुच्छेद 29, 2 नंबर पे है अनुच्छेद 21 का, 3 नंबर पे है अनुच्छेद 18 और 4 नंबर पे है अनुच्छेद 26। तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे। तो जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो किसमें है? अनुच्छेद 21 का में है। और उसके बाद उपाधियों का निषेध जो है वो है अनुच्छेद 18 में। और उसके अलावा देखेंगे जो अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है वो है अनुच्छेद 29 में, क्योंकि जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है मूल अधिकारों में वो है 29 और 30 में। और हमारा आखिरी बचा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये हमारा आता है 25 से 28 के बीच में। तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 26। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा एंड डी का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया गया है, यह संविधान में एक नई सूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा है, यह नगर पालिकाओं के कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है। और तीसरा है, यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण करता है। और चौथा है, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। और हमको इसमें जो चार दिए उनमें से सही उत्तर बताना है और उसमें बताना है कौन सा सही है। इसमें हमारा अगर देखें तो इसमें सब सही, केवल आखिरी जो गलत है इसमें कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, यही गलत है, ये सभी राज्यों में प्रयोज्य है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं के विधि निर्माण के लिए शक्तियां प्रदत्त हैं? ऑप्शन ए है केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को, और ऑप्शन डी है स्थानीय सरकार को। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि समाज सुधारक मानवतावादी है, क्या यदि समाज सुधारक मानवतावादी है, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, बी कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, सी कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, कोई असामाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर देख के चयन कीजिए। हमारी जो सूची एक है उसमें हमारे जो विषय दिए गए हैं उसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, दूसरा है प्राणियों के प्रति दया भावना रखना, तीसरा है ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना रखना, और चौथा है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। इसमें जो तीन दिए गए हैं वो मौलिक कर्तव्य है और एक हमारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो कि ये हमारा डी है, ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। और इसमें जो सूची दो में दिए गए हैं, पहला ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 का ज, ऑप्शन दो है अनुच्छेद 51 का, और तीसरा है अनुच्छेद 50 और चौथा है अनुच्छेद 51 का छ। तो हमने आपको पहले बता दिया राज्य की लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है, तो ये हमारा होगा अनुच्छेद 50। हमको इसमें बस एक ही देख के पूरा आंसर अपना टिक कर देना है। तो हमारा जो होगा ऑप्शन बी सही है। तो छठवें का क्या सही है? ऑप्शन बी। अभी इसमें मैथ और इनके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, केवल अब अभी जीएस क्वेश्चन देखेंगे।
तो हम नेक्स्ट जीएस के क्वेश्चन तक स्क्रॉल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए है प्रवाही साझेदारी, ऑप्शन बी है बहुपक्षीय और बहुध्रुवीयता, ऑप्शन सी है नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 12, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला हैं? ऑप्शन ए है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी है जूडिथ पोलगर, ऑप्शन सी है तानिया सचदेव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्या है, जूडिथ पोलगर। तो ये हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि इसमें हम आपको ऑप्शन ही करा रहे हैं। ऑप्शन आप देख के अपना टिक कर लीजिए और आप इसके नोट्स बना लीजिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया 2019 के अनुसार राज्य प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन वनीला। और ये कब हुआ? जनवरी 2020 को। और किसने किया? भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने। और इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है मेडागास्कर और ऑप्शन डी है ओमान। तो और इसका राइट आंसर होगा मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? इसमें किसकी बात की जा रही है? G20 जो ग्रुप है उसकी बात की जा रही है। और इसमें जो दिसंबर 2019 में हुआ उसके बाद अध्यक्षता जापान से किसको मिली है? तो इसमें ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सऊदी अरब, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और सूची 1 में दिया गया है ऊर्जा संयंत्र और सूची 2 में है किस टाइप के हैं ऊर्जा संयंत्रों के प्रकार। तो ए है हमारा ऊर्जा संयंत्रों में चमेरा, बी है ग्वाल पहाड़ी, सी है कुदानुकुलम और सी है परतारु, क्या है सी, सॉरी सी क्या है, पतरातु। और ऊर्जा के प्रकारों में देखेंगे तो हमारा जो पहला है वह है आणविक ऊर्जा, दूसरा है तापीय ऊर्जा, तीसरा है जलीय ऊर्जा और चौथा है सौर ऊर्जा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। तो हमारा ए वाला किस में जाएगा? फोर्थ में। चमेर किस में जाएगा? सौर ऊर्जा में। बी किस में जाएगा? 4 में जाएगा। बी जाएगा 3 में, ज्वारीय ऊर्जा। और सी जाएगा 2 में और डी जाएगा 1 में। तो जो चमेर है वह सौर ऊर्जा है, ग्वाल पहाड़ी है वो जलीय ऊर्जा है और कुदानुकुलम जो है तापीय ऊर्जा है और पतरातु क्या है? आणविक ऊर्जा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। और हमारा जो कथन है, कथन ए क्या है? भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोट के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। और जो हमारा जो कारण दिया गया है, कारण क्या है? देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और ओडिशा में पाया जाता है। उसमें नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन ए क्या दिया है? ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी क्या है? ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है। और डी क्या है? ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हमारा गलत क्या है? जो हमारा जो 293.50 करोड़ का हमारा जो कोयले का भंडार है ये गलत है। और जो सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों से प्राप्त किया जाता है वो है कौन से? झारखंड और उड़ीसा।
हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर? तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर, और ये किसकी बात करी जा रही है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। उसका राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी क्या होगी, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। और हमारी सूची 1 में क्या दी गई हैं, जनजातियां, और सूची 2 में क्या है, अवस्थिति, मतलब ये कहाँ पर हैं। तो जनजातियों में पहली जनजाति है जारवा, दूसरी है कुकी, तीसरी है थारू, चौथी है गोंड, और जो अवस्थिति है ये फिर कहाँ पाई जाती है, जो पहला दिया गया है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है मणिपुर, और चौथा है अंडमान और निकोबार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो हमारा जो जारवा जनजाति पाई जाती है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है, कुकी पाई जाती है मणिपुर में, थारू पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और गोंड पाई जाती है मध्य प्रदेश में। फिर से एक बार देख लेंगे, जारवा अंडमान निकोबार, कुकी मणिपुर, थारू उत्तर प्रदेश, और गोंड मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो और इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा जो पहली सूची में है वो है जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसमें हम देखते हैं कि ये एक क्षेत्र जो उसी के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, जैव विविधताओं के लिए। और दूसरा है किस राज्य में अवस्थित है, भारत के राज्य। तो हमारा जो पहला है जैव आरक्षित क्षेत्र में नोकरेक, दूसरा है मानस, तीसरा है सिमलीपाल, और चौथा है अगस्त मलाई। और इनमें भारत के राज्यों में है, पहला है असम, दूसरा है केरल, तीसरा है मेघालय, चौथा है उड़ीसा। और इनको हमको मिलान करके सही इसका जो कोड बनाना है, और इसी के हिसाब से जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो जो हमारा नोकरेक है वो मेघालय में है, और मानस है असम में, सिमलीपाल रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में, और अगस्त मलाई कहाँ है, अगस्त मलाई कहाँ पड़ेगा, फिर एक ही बचा हमारे यहाँ केरल। फिर से देख लेंगे एक बार, नोकरेक कहाँ पड़ेगा, मेघालय में, दूसरा है मानस कहाँ पड़ेगा, असम में, सिमलीपाल कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में, और अगस्त मलाई कहाँ पड़ेगा, केरल में। और इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। और दूसरा दिया गया है 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। नीचे दिए गए कोटों का सही चयन कीजिए। अब इन्हीं में से दोनों में से हमको बताना कौन कौन से सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। और इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा केवल दो। इसमें से केवल कौन सा सही है, केवल दूसरा, और पहला गलत है। और इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ऑप्शन दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस के प्रति 100 बालिकाओं जो कि जिनकी उम्र 0 से मतलब कि 6 वर्ष तक है, 6 वर्ष से कम तक की है, की संख्या पर बालिकाओं की संख्या अधिक है। बालकों की संख्या अधिक है मतलब कि अगर 100 बालकों में देखा जाए तो, और जिनकी जो 100 बालिकाओं में देखा जाए जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है, और वहाँ पर इनकी संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, वो है हरियाणा। 23 नंबर देखेंगे, शरीर की सेहत में से स्वेदन मतलब पसीना द्वारा
जल की हानि निर्भर करती है? ए केवल वातावरण के ताप पर, बी केवल वातावरण की नमी पर, सी ए बी और दोनों पर, डी ए और बी किसी पर नहीं। और इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों पर। मतलब कि जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है वह हमारे यहाँ के वातावरण और वातावरण के मतलब कि टेम्परेचर पर और उसकी नमी पर भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? इसमें हमको बताना है पौधों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, इसमें तुमको हमको बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। और इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ए है यह लाल रंग का होता है, या बी है यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, सी है यह कुछ अम्लीय होता है और डी यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। और इसमें वो बताना कौन सा सही नहीं है। तो इसमें एक ही नहीं सही है जो है कि यह कुछ अम्लीय होता है, यही गलत है। तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? ऑप्शन ए है रक्ताल्पता, मतलब कि, और ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी है मधुमेह और ऑप्शन डी है रक्तचाप। इसमें हमको बताना है कि जो हमारे यहाँ हीमो जो ग्लोबिन से संबंधित है उसके मापन के लिए कौन से प्रबंधन के लिए लाभदायक है। और 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डायबिटीज़ के लिए। ये सबसे ज़्यादा मतलब मधुमेह के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? मतलब हमारे यहाँ जो 4 दिए गए हैं इसमें से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? पहला दिया गया है देश की रक्षा करना, दूसरा दिया गया है आय कर अदा करना, तीसरा दिया गया है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को का परिरक्षण और चौथा दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अब इन्हीं में से हमको बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1 3 और 4। तो हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1 3 और 4। मतलब आयकर अदा करने के लिए हमारे मौलिक कर्तव्य में ऐसा कोई भी प्रावधान या फिर ऐसे कोई भी बात नहीं कही गई है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें कथन ए तथा दूसरे को कथन आ कारण आर कहा गया है। और कथन ए क्या है, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। और इन्हीं के दोनों का चयन करके हमको ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा दिया गया है ए तथा आर दोनों सही है तथा परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है और बी है ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसमें हमको जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों के कालानुक्रम कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली समिति दी गई है राव समिति, दूसरी समिति दी है LM सिंघवी समिति, तीसरी समिति दी है BR मेहता समिति और चौथी समिति दी है अशोक मेहता समिति। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 2 3 1 4, ऑप्शन बी है 1 3 4 2, ऑप्शन सी है 3 4 1 2 और ऑप्शन डी है 4 3 2 1। और इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो है 3 4 1 2। मतलब सबसे पहले BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद राव समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति का नंबर आता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? 30 नंबर क्वेश्चन है ये। और इसमें ऑप्शन दिया गया है भाग 10, ऑप्शन बी है भाग 11, ऑप्शन सी है भाग 12 और ऑप्शन डी है भाग 13। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा भाग 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ ये तो मैथ क्वेश्चन आ गया। तो इस पार्ट में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे देखेंगे क्योंकि इससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इस पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन तक देखा, इसके आगे इसमें जो एग्ज़ाम में आए हुए 30 क्वेश्चन के आगे हैं वो देखेंगे। जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके सारे देख लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको लगता है कि मैंने गलत करा दिया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए और सबको ये पता चल जाए कि इसमें कौन सा ऑप्शन अभी गलत मैंने करा दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।